सर हम संतोष हैं और मंगरुआ के नाम से फेसबुक पर लिखते हैं। मंगरुआ मतलब गांव वाला। गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष में 150 गांव की कहानी कहे हैं। बीच में कोरोना आ गया तो और भी बहुत सारी गांव की कहानी आई है। आपके गांव की कहानी के विषय में पहले भी बात की थी। जब जब हम आपसे मिलते हैं तो हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मने गांव जिंदा है आपके अंदर। गांव अगर जिंदा नहीं रहेगा तो देश कैसे जिंदा रहेगा? जी कोई भी देश, मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जी इंग्लैंड हो, जापान हो या अमेरिका हो, गांव जिंदा नहीं रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। बहुत जरूरी है। जी मैं इस बार इंग्लैंड गया था तो विशेष रूप से मैं उस बार और रेस्टोरेंट को देखने गया जो बर्मिंघम से करीब 1.5-2 घंटा दूरी पे है। वो 150 साल पुराना रेस्टोरेंट है। उसी पुराने मकान में उसी तरह से है, साफ सफाई बहुत है। और मैं पहुंच गया और मैंने उस दिन वीकेंड नहीं था, वर्किंग डे था। जी मैं सोचा जगह मिल जाएगी, मुझे जगह नहीं मिली। वहाँ गाँव का रेस्टोरेंट है, लेकिन लोग आते हैं वहाँ देखने के लिए भाई 150 साल पुराना रेस्टोरेंट कैसा होता था, उसी तरह से वो चल रहा है। जी गांव तो सभी जगह जिंदा है, गांव सभी जगह जिंदा है। रखना ही पड़ेगा ना। जी गांव जिंदा नहीं रहेगा, कोई आबादी रह नहीं सकती ना। जी आप इंडस्ट्री से, आप तरह तरह के कारोबार से, तरह तरह के एंटरप्राइज से चांद पे तो पहुंच सकते हैं, जी लेकिन आबादी के खाने के लिए अनाज कहाँ उगाएंगे? जी तो गांव में ही उगाएंगे ना। गांव से चले थे सर आप और फिर गांव गए। अपने गांव में कुछ न कुछ करते रहे हैं। हम पिछले 4-5 सालों से तो मने जब से हम गांव पे काम करना शुरू किए हैं तब से दूर दूर से ही सही बहियारा में जो आप काम कर रहे हैं हम देख रहे हैं। अब गांव जो आपके बचपन का गांव था और अब गांव में क्या बदलाव दिखता है सर? बदलाव तो आया है। देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, आना भी चाहिए। जी लेकिन मैं कहूँगा कि कृषि उपकरणों के चलन से नए नए तरह के कृषि उपकरण आ गए। ट्रैक्टर आ गया तो थ्रेसर आ गया, तो बीज बोने की मशीन आ गई, तो तरह तरह की चीज। उससे सहूलियत भी हुई, लेकिन उस सहूलियत के कारण गांव में रहने वाले पुरुष और महिलाओं की काम करने की क्षमता कम हो गई। जी वो देखते हैं कि हम जांता से क्यों पीसें, ढेकी क्यों कूटें, उसको मिक्सी से पीस लेते हैं। जी लेकिन मिक्सी से पीसने से आप जो न्यूट्रिशन वैल्यू समाप्त कर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। जी जी आज जो भी बाजार में हम चावल या आटा खा रहे हैं, जो भी, जी सर कितना भी बड़ा ब्रांड है, वो गाय और बकरी जो खा रही है उससे रद्दी आपको वो भी नहीं मिल रहा है जो कि गाय या बकरी खा रही है। लेकिन जिसको हम लोग मोटंजा कहते थे आप लोगों के जमाने में तो कहते थे मैंने अरे अच्छा उनका एक मोट में ही खाला लोग मैंने गांव में शादी विवाह भी करना होता था तो बेटी का ब्याह करते समय देखा जाता था कि अच्छा फलाना गांव के लोग कैसन खाना खाला। लेकिन अब फिर से हम ये लोग अभी ये बात 70 साल की है। जी ये जो आप कह रहे हैं ना, जी ये 70 साल पहले की बात है कि लोग ये बात जी करना शुरू किए थे, जी जबकि प्रचार होने लगा पॉलिश्ड राइस का और गेहूं का। जी गेहूं हमारा अनाज नहीं है, नहीं धान हमारा अनाज है। जी लेकिन धान में हम उसको धान
कभी भी हमने इस तरह से नहीं उगाया जैसा कि आज उगा रहे हैं। जी जहां खेत में पानी जमा हो जाता था हम लोग धान छींट देते। खेत में जी। रोपने का प्रचलन तो बड़ा कम था। जी ना, हाँ, था ही नहीं। जी, अब हम धान की नर्सरी बनाते हैं, जी, फिर उसको रोपते हैं, जी, रोपने के बाद उसमें पानी देते हैं, फिर खाद देते हैं, फिर कीटनाशक सच देते में, हैं, फिर ग्रोथ प्रमोटर देते हैं। जी, इससे हो ये रहा है जी, कि पहली बात ये है कि किसानों की लागत बढ़ रही है। जी, दूसरी बात यह है कि पर्यावरण की भयंकर क्षति हो रही है। जी, पानी का जो दुरुपयोग धान और गेहूं में हो रहा है जी, वो कहीं नहीं हो रहा है। 1 किलो धान या गेहूं के लिए या गन्ना के लिए जी, 8 से 10 हजार लीटर पानी आप बर्बाद कर रहे हैं। जी, जबकि किसी भी मिलेट्स या मोटे अनाज या पारंपरिक अनाज को उगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 200, 150, 200 किलो, अगर बिल्कुल बारिश नहीं हुई तो 300 किलो, इससे ज़्यादा। उसमें आप 1 किलो अनाज जी, तैयार कर सकते हैं। और फायदा ये है कि चावल और गेहूं अगर 5 आदमी खाएगा, 1 किलो चावल या गेहूं को मिल के 5 आदमी खाएगा, मोटा अनाज कम से कम 15 से 20 आदमी खाएगा, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा फाइबर होता है कि आप खा ही नहीं सकते। वही सब प्रयोग सर आप अपने गांव में कर रहे हैं। जी, हम तो यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ तो मैं 2 दिनों से घूम के देख रहा हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ का प्रयोग तो देख ही रहा हूँ। हम वहाँ ये भगवानपुर में भी आप सर कुछ कर रहे हैं, वहाँ भी जाना था। लेकिन आप हम देखे कि आप अपने गांव में ना फिर से परंपरागत कृषि की ओर कैसे लौटे और वैज्ञानिक कृषि कैसे हो। मतलब वैज्ञानिक कृषि भी करना है लेकिन परंपरागत तरीके से करना है। प्रशिक्षण जो दे रहे हैं सर, उसका फायदा आपके गांव और आसपास के लोगों को हो रहा है। वहां भी आप दूर दूर से लोग, जब भी मैं प्रशिक्षण देता हूँ या जब भी मैं गांव में ऐसे भी 4 दिन 5 दिन लगातार रहता हूँ, जी, दूर दूर से लोग आते हैं मिलने के लिए। जी, लोग जानने के लिए इच्छुक हैं कि कैसे पानी का वो बचाव करें। जी, वो जानने के लिए इच्छुक हैं कि कैसे वो खाद और कीटनाशक के बिना अनाज उगाए। जी, तो किसान तो त्रस्त है ना। जी, किसान अपने लिए नहीं कमा रहा है आज, वो कमा रहा है ट्रैक्टर कंपनियों के लिए, वो कमा रहा है खाद कंपनियों के लिए, कमा रहा है कीटनाशक कंपनियों के लिए, कमा रहा है बैंक के सूद के लिए। जी, और बेटी की शादी हो जाए तो उसको जमीन बेचना पड़ रहा है। जी, ये कौन सा लोकतंत्र है हमारा? ये नहीं है। पूरे गांव से लेकर और उसके आसपास तक शहर तक सर आपका प्रयोग चल रहा है। जो जानकारी हमने इकट्ठा की है। नहीं, देखिए, मैं तो बताया, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा, और ये बहुत ही सुखद बात है कि इन्होंने कहार और कुम्हार और बढ़ई और जी, मोची और धोबी और लोहार, जी, इनके लिए एक योजना लाए, विश्वकर्मा योजना में। जी, विश्वकर्मा योजना लाए। जी, यही तो गांव को कुटीर उद्योग से संपन्न बनाने वाले लोग थे। जी, और यही तो गांव एक गांव जी, पूर्णतः स्वावलंबी का ही था, जी, और इन्हीं के बल पे था। जी, और इनको हम लोगों ने मार दिया। धीरे गांव छोड़ते गए ये वापस गांव में जाएं, काम करें, बहुत बहुत बड़ा काम। जी। वापस बहियारा लौटे, उसके लिए तो स्कूल भी बना रहे हैं, खेती किसानी भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना भी लाया। इन सब का पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर और आपके गांव के आसपास की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा सर?
अब क्या असर पड़ेगा मैं तो नहीं कह सकता, हो तो बाद में कोई रिसर्च करेगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि खुशहाल है। जैसे कि हमारी जो योजना है उसमें हमारे खेत में काम करने वाले आदमी को हम 365 दिन काम देते हैं। जी भारत सरकार के मनरेगा वगैरह में 100 दिन काम की गारंटी है। जी लेकिन हमारे पास इतना काम है कि कोई हमारा कार्यकर्ता या कोई महिला अगर चाहे कि 365 दिन भी काम करे, करो, काम है। क्योंकि सिर्फ रोपनी या कटनी में हम इनका उपयोग नहीं करते। जी हम कटनी के बाद जितना भी प्रोसेस होता है हम मैन पावर से इन्हीं के द्वारा करवाते हैं। जी सर, हम मशीन का उपयोग नहीं करते। जी सर, आप वहाँ जाइएगा तो आपको कोल्हू मिलेगा, आपको ढेकी मिलेगा, आपको जांता मिलेगा, आपको घी निकालने के लिए उसी तरह से दही बिलोया जा रहा है जैसा जसोदा मैया के टाइम में होता था। जी पूरे पुराने गांव के आपने जो याद बचपन में जो आपने गांव देखा है और वर्तमान में बदलते हुए गांव को फिर आप उसी रास्ते पर लेने जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि बात आप समझा करिए, जी बिना महिलाओं को स्वावलंबी बनाए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी गांव में 100 दिन का भी काम नहीं है। ऐसे ही रजिस्टर भरा जा रहा है, मनरेगा वाला रजिस्टर भी तो मैं तो जब तक हम इनको काम करने के दिन नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे विकास होगा। यदि आप अनाज स्वयं पैदा करें, उसको प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद उसका फिनिश प्रोडक्ट बाजार में बेचें तो दो बातें होंगी। पहली बात कि वहाँ के श्रम शक्ति को पूरा काम मिलेगा, जी सर, उसको भी तनख्वाह मिलेगी, दिहाड़ी नहीं मिलेगा। हमारे जितने गांव के कर्मचारी हैं वो सारे ESI, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, बोनस सब में रजिस्टर्ड है, जी क्योंकि रोज काम करते हैं, सारे इंश्योरेंस है उनके, जी सर। तो सुखी। कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर वहाँ गांव में? बहियारा में हम समझते हैं 150 या 200 होंगे। जी 200 के वहाँ कितना खेती कर रहे हैं सर आप? बहियारा में भी कुल मिला के हम समझते हैं जो हमारा अपना जमीन है और जो लीज पे लिया है जी वो दोनों मिला के करीब 100 एकड़ के करीब कर रहे हैं वहाँ। जी धान गेहूँ पशुपालन सब कर रहे हैं सर। ये सारे प्रयोग आप आद्या के जरिए कर रहे हैं। आद्या के जरिए गाँव में भी प्रयोग हो रहा है। यहाँ भी हमने पीछे गए थे, गौशाला देखा, ये क्या गौशाला भी देखा, डॉग ट्रेनिंग सेंटर भी देखा, घुड़सवारी भी देखा, हल्दी की खेती भी देखी, अदरक भी देखा। और कहाँ कहाँ चल रहा है सर? और नहीं, कितना हमारा अभी जो काम चल रहा है एक तो गांव में चल रहा है, बिहार में, जी झारखंड में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, जी थोड़ा बहुत राजस्थान में भी चल रहा है। धीरे धीरे माने मतलब जो भी देखने आता है कहता है आप हमारे खेत को लीज पे ले लो, आप करो काम। हम बहुत खुश हैं कि आप ऐसा काम करें, जी सर, कि हमारे पास इतना मैन पावर ट्रेंड नहीं है कि हम बहुत फार्म नए नए खोल सकें। जी सर। आपसे जब बात होती है सर, आप केटू मिल्क पे बड़ा ज्यादा जोर देते हैं। केटू मिल्क, देसी गाय, उस पर बहुत आपका फोकस रहता है सर। हम लोग के यहाँ देसी गाय का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है। वहाँ भी मिक्स टाइप का कुछ? एक ऐसा है, मिक्स जो है वो तो गाय है ही नहीं, जी उसमें मेल का जो प्रयोग करते हैं वो घोड़ा होता है जी और फीमेल जो है
वो जंगली सुअर ही होती है। जी तो घोड़े और सुअर का क्रॉस, उसको गाय कहना तो बहुत बड़ी दुष्टता है। तो इससे बड़ा तो अपराध कोई हो नहीं सकता। जी गाय तो हमारे यहाँ की चीज है। भारत जो अखंड भारत का क्षेत्र जो था पहले, उसी में वहीं पर गाय होती थी और कहीं गाय होती थी। भेड़ होते थे, उनके यहाँ ऊंट होते थे, गधे होते थे, टट्टू होते थे। गाय तो कहीं विश्व में होता नहीं था। गाय तो हमारे यहाँ की थी। तो अब जो उन्होंने नकली माल का नाम दे दिया A1, जी और देसी जो असली दूध है उसको कहने ये तो A2 है। ये इनका षड्यंत्र है। गांव जगेगा तो षड्यंत्र खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हाँ, पहले भी मैंने तो बचपन में देखा है कि जब आते थे कृषि विभाग के पदाधिकारी की ये खाद मुफ्त में ले लीजिए, यूरिया नाम है इसका, आए एक पैदावार बढ़ जाएगा। हमारे बाबा कहते थे कि हमारा अपना खेत में जौहर नहीं खे डाले, जहर नहीं कहना चाहिए। भागे ये से। मुझे अपने खेत में जहर डालने की जरूरत नहीं है, नहीं, अब जाइए। पहले कहाँ डालता था, हम लोगों के समय तक भी नहीं डालता था सर। इधर मैंने 20 साल से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है वो तो हम लोग यहाँ भी तो वही गाय गोबर भैंस उसी का गोबर लोग डालते थे, वैसे ही गांव चलता था। और लेकिन अब तो चलन चल उसी चलन को फिर से आप ढर्रे पे ला रहे हैं और चीज़ों को बदलने का परेशानी कुछ है सर? परेशानी कहीं लालच समझने में है लोगों को। कहीं लालच में लोग नहीं पता क्या अरे देसी करेंगे तो उसमें कम फसल होगा, तो ये होगा तो उत्पादकता कम हो जाएगी। नहीं नहीं, अब तो लोग देख रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं, तो वो अपने यहाँ भी कर रहे हैं। पहले गोबर को सड़ाने में 1 वर्ष से ज़्यादा लगता था। जी हम 45 से 60 दिन में गोबर को सड़ा देते हैं। लोग समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन वो करते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ। सर, गांव में शिक्षा को लेके आप क्या प्रयोग किए हैं? जैसे यहाँ तो बहुत सारा मैंने देखा कि बच्चे, आज सुबह से भी घूम रहा हूँ, संडे है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। पढ़ाई तो सब लोग करता ही है, पढ़ाई की व्यवस्था तो पब्लिक स्कूलों में होती ही है, लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ दिखा अन्य पब्लिक स्कूल में नहीं दिखा। गांव में भी कुछ किया है क्या सर कि बच्चों के गांव में कर रहे बच्चों हैं, का सर्वांगीण विकास कोशिश कर रहे हैं गांव में। जी सर। देखिए, पैतृक गांव है, बाप दादों ने वहाँ जन्म लिया, वीर कुंवर सिंह के सेना में लड़े, वीर कुंवर सिंह के सैनिकों को छिपाने के आरोप में हमें बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। हमारे लकड़ी के खटाल, बड़े बड़े खटाल, वो जला दिए गए। वहाँ पर अगर हम अपने बाप दादों के नाम पे कुछ कर सकें तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। जी सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सर, एक सवाल मेरे जहन में बहुत, मैंने आपको काम करते हुए देखते आता ही है सर। हम लोग जो कायस्थों के गांव में आप संगत पंगत का आयोजन भी करते रहे हैं और कल भी हम बहुत देर तक वहाँ थे सर। हम लोग जो, जैसे हमारे गांव के जो आमी है, तामी के बगल में हराजी गांव, वो कायस्थों का ही गांव है। बड़े बड़े लोग वहां से लेखक आइए सब निकले हैं, लेकिन कायस्थ अब गांव छोड़ रहे हैं और सिन्हा जी गांव में ही है और एक संगत बिठाना चाहते हैं, एक पंगत बिठाना चाहते हैं कि लोग जुड़े रहें। इसके पीछे सर आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, गांव के तरफ तो जाना ही चाहिए, जी अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके मन की शांति के लिए। गांव ही तो जगह है। जी शहर में तो वो चीज़ नहीं मिलती है। तो इसलिए पटना में मैं अगर रात के 12 बजे तक भी फुर्सत होती है तो गाड़ी बैठ के चला जाता हूँ, वहीं पे सोता हूँ। गांव में ही
1 घंटे का रास्ता है, कम ही लगता है। सुबह अपना खेत बाजार घूमे थोड़ा, और उसके बाद 11 बजे तक फिर चल के अपना दिन भर पटना में काम किया। क्या दिक्कत है, पटना में घर है, जी सर। आराम करने की जरूरत है तो अपना कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन बिना मतलब के पटना में हम लोग कभी भी घर जो है उसका मतलब गांव का ही घर है। गाँव का ही। और शहर में कुछ होता है, अपना हो या किराए का हो, उसको हम लोग डेरा कहते हैं। डेरा जी जी यानी ठहरने का ठिकाना। जी। ठोर और ठिकाना, तो ठिकाना तो ठोर अंतिम गाँवे बा, आ ठिकाना चाहे जहां बन जाए। जी सर, हम चाहेंगे कि ये संदेश संगत पंगत के जरिए इसको और विस्तार दें कि जो कायस्थ गांव छोड़ रहे हैं, बड़े संपन्न लोग हैं, सबल लोग हैं, अगर वो लौटना, पता नहीं क्यों गांव छोड़े, कई कारण रहे होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो जब गांव लौटना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ गांव में ऐसे ही बदल जाएगा। हम जो कह रहे हैं सर अपना नहीं कर रहे हैं, किसी और का ही कहा कि कायस्थ अगर गांव में फिर से लौटना शुरू कर दें तो वो सारे गांव बदलना शुरू कर दें। 5 ही घर कायस्थ होते थे, लेकिन गांव में एक अलग तरह का पढ़ने लिखने का माहौल होता था। उसी में से किसी परिवार का कोई इंजीनियर निकल गया, कोई IAS हो गया, कोई कुछ हो गया, तो पूरे गांव पे उसका असर होता था। तो हम चाहेंगे कि सर संगत पंगत के जरिए इस बात को भी। ये संगत पंगत का उद्देश्य ही यही है जी कि एक साथ आओ, मिलो, बैठो। संगत का मतलब कि बैठो, विचार विमर्श करो, क्या समस्या है, जी किस परिवार में क्या दुख है, तकलीफ है, किस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में, किस बुजुर्ग के चिकित्सा में, जो कुछ भी है डिस्कस करो और सभी लोग मिलके उसमें कोऑपरेट करें। जी अब पंगत है ये है कि बैठ के अपना भोजन करिए, आराम से आनंद कीजिए, कुछ गाना बजाना कीजिए। जी सर, ये राहुल है, और राहुल हमसे पूछा कल, ये संगत पंगत तो सुना नहीं होगा, तो कल पूछा कि सर ये संगत पंगत क्या है। हम कहे कि संगत मतलब संग साथ, अब पंगत मतलब अमेरिका में भी भाई रहता है, वो जब गांव में आ जाता है तो बैठता पंगत माने बराबरी में ही है। अब परिवार का दूसरा सदस्य पूछ सकता है कि तुम मेरे बेटी के शादी में नहीं आया था तो हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, यही है पंगत। तो ये कारवां ऐसे ही जारी रहे। और हम तो सर ये यहाँ का प्रयोग देखा, गांव का प्रयोग भी जाके देखेंगे, और नोएडा का भी प्रयोग देखेंगे, और आपसे पता नहीं कितने लोग प्रेरित हो रहे हैं। कम से कम आप चाहते तो गांव जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गांव आपके संस्कार में था, इसलिए आप गांव में। भारत के अन्य गांवों के लिए क्या संदेश है सर? सभी गांव एक जैसे हैं, और जो भी गांव से निकलकर शहर में आकर बड़ा हुआ है उसको अपने गांव जरूर जाना चाहिए। वो गांव का मकान तो कभी छोड़ना नहीं, गांव का मकान मतलब पुरखों की निशानी। कभी नहीं, कभी। पुरखों की निशानी है वो। किस किस दुख तकलीफ से आपके पुरखों ने अपने वंश को बड़ा किया, वो आपको इसके काबिल बनाया। तो उस काबिलियत का मतलब ये थोड़ी ही है कि आप उसको अपने ठोकर से मार के उसको नकार देंगे, उचित नहीं। कोरोना पे आपकी पुस्तक आई है सर। जी, कोरोना के दौरान हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे लोगों को गांव याद आ रहा है, चाहे जिस परिस्थिति में आए गांव। तो पुस्तक की कॉपी मिली है आपको? हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ के लिखेंगे सर। अरे, मिली है सर। ये संदीप जी हाँ है मिली ना? है सर, अभी पढ़ नहीं पाए हैं, हाँ, पढ़ के लिखेंगे। हाँ। तो और वो दूसरी पुस्तक भी है। जी हाँ, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी तो उस पुस्तक में हमने भारत कैसे विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है, इससे संबंधित लेख है उसमें। जी सर। तो सर से बातचीत न खत्म होने वाली बातचीत है, क्योंकि RK सिन्हा से बातचीत का मतलब गांव के किसी पुरखे और पुरनिया से बातचीत करना, और जब पुरनिया साथ बैठते हैं तो उनके पास उनके अनुभवों का खजाना होता है। लेकिन सारा खजाना अगर एक ही बार बांट दिया जाए
तो ये भी ठीक नहीं है। सर से मुलाकात होती रहेगी। अभी बहियारा और इंडियन पब्लिक स्कूल के अहाते में जो सर का प्रयोग चल रहा है उसको हमने करीब से देखा है। मंगरुआ ने सीखने की कोशिश की है। वीडियो के जरिए आप भी सीखेंगे। समय के साथ आगे भी हम सर से सीखते, बोलते, बतियाते रहेंगे, इस लिहाज से कि अपने गांव के किसी बुजुर्ग से बतिया रहे हैं।